हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हेरिडिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था चैप्टर का। अब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। सो इवोल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम लोग वो देखेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स और ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स नाम का एक ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पूछा है कि उसका एप्लीकेशन यानी फंक्शन क्या है। प्रीवियसली जब हमारे एंसेस्टर्स जो कि मेनली हर्बीवोरस थे, तो जब वो ग्रास या फिर अनकुक्ड फूड खाते थे, जो भी उनको मिलता था कच्चा जो खाना खाते थे, तो उसको पचाने के लिए यानी डाइजेस्ट करने के लिए जो अपेंडिक्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। बट नाउ अडेज़ हम लोग कुक्ड फूड प्रेफर करते हैं, हम लोग अनकुक्ड फूड खाते ही नहीं हैं। इसलिए अपेंडिक्स जो है वो धीरे धीरे कह सकते हैं इवॉल्व हो गया, जो कि आगे देखने वाले हैं इवोल्यूशन। इसके वजह से अब यूज़लेस है इन केस ऑफ ह्यूमंस, बट हाँ अदर एनिमल सच एज काउस या फिर कोई अदर र्यूमिनेंट हो गया, उस केस में ये यूज़फुल है। आर विजडम टीथ रियली यूज़फुल फॉर च्यूइंग द फूड? सो नाउ डेज नो, इट इज़ नॉट यूज़फुल। सेम थ्योरी अपेंडिक्स की जैसी, जब हमारे एंसेस्टर्स अनकुक्ड फूड खाते थे, प्रेफर करते थे, तब विजडम टीथ जो है वो बहुत हेल्प करता था खाने को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए। बट नाउ अडेज इट इज़ नॉट यूज़फुल। वाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? पूछा है कि डायनासोर जो है वो ह्यूज एनिमल्स, इतने बड़े एनिमल्स थे, फिर भी वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? तो कोई भी एनिमल जो है अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न होगा। हम लोग जानते हैं कि डायनासोर डू एग्जिस्ट। हम लोग सीरीज़ में देखते हैं, कार्टून्स में देखते हैं कि डायनासोर हाउ दे यूज़ टू लुक लाइक, सॉरी। लेकिन डायनासोर अब नहीं दिखते। हमारी जनरेशन ने डायनासोर को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो गए। बिकॉज वो अपने नेचर के साथ उन्होंने सरवाइव करना नहीं सीखा, फिट होना नहीं सीखा बेसिकली, इसलिए वो पेरिश हो गए, गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। वाई आर मेनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट? बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ एनिमल्स की हो चाहे फिर बर्ड्स की हो, अगर वो एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि दे आर नॉट डेवलपिंग। वो इवोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, या फिर सही मायने में सही वर्ड्स में कहे तो वो नेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो पेरिश हो जा रहे हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। सो मूविंग ऑन विद द टॉपिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इवोल्यूशन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल चेंज है। चेंज हमको देखने मिलेगा एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने दो, मे बी इट अ ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल और अ बर्ड, कोई भी रहने दीजिए। अगर ग्रेजुअल चेंज, उसमें हमको चेंज दिख रहा है कि पहले वो एनिमल ऐसा नहीं था बट हाँ अब ऐसा हो गया, तो वो इवोल्यूशन, उसने डेवलपमेंट की है अपने आप को ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई प्रोसेस नहीं है कि कल उसने कुछ शुरू किया डेवलपमेंट और आज ऐसा हो जाएगा। कोई भी हैबिट बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए एटलीस्ट आपको थोड़ा टाइम तो लगता है। वैसे इवोल्यूशन भी एक लंबा प्रोसेस है। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। ये जो है बहुत ही स्लो गोइंग प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है, थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड, और तब जाके डेवलपमेंट अचीव होती है। All the stages and changes occurred in various components ranging from the stars and the planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। अब हमारे अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो भी ऐसा नहीं था कि मतलब थोड़े दिनों में ही या फिर कुछ सेकेंड्स में ही अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। अर्थ का फॉर्मेशन भी यहाँ पर बोला है कि इवोल्यूशन के स्टडी में इंक्लूड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। पहले स्टार्स, फिर प्लैनेट्स, इवन पहले सन, फिर उससे सोलार सिस्टम, फिर हमारा अर्थ, फिर अदर प्लैनेट्स, फिर कैसे उस पर लाइफ आई, कैसे ऑर्गेनिजम्स आए, और फिर ऑर्गेनिजम्स में भी कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये सब इंक्लूडेड है इवोल्यूशन में। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज़ नोन एज इवोल्यूशन। यहाँ पे इवोल्यूशन का सेकेंड डेफिनेशन या फिर इवोल्यूशन इसे भी कह सकते हैं, ये एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़,
किसी भी न्यू स्पीशीज़ का बनना ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जनरेशन में किसी ने एक हैबिट जो है वो ब्रेक कर दी और अब वो नई हैबिट प्रैक्टिस करता है और आगे के जनरेशन जो है वो सेम हैबिट को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस हैबिट और नया हैबिट जो है वो चेंज हो गया, मतलब डेवलपमेंट दिखा दिया जनरेशन्स जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। तो दैट इज़ एवोल्यूशन एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि उनको नेचर के हिसाब से फिट होना था इसलिए, और इसको भी हम एवोल्यूशन कह सकते हैं। 3.5 billion years ago, life had been non-existent on the earth. At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. Initially बोला गया है जब शुरुआत हुई तो इनिशियली जब एक्चुअली बिग बैंग थ्योरी से जो है, बिग बैंग थ्योरी एज वी ऑल नो कि वहाँ से शुरुआत हुई है, वहाँ ही से सारा सब किस्सा शुरू हुआ है। सो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, लाइफ तो बहुत बाद में आई है। तो बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत हुई, फिर सोलार नेबुला, फिर वहाँ से एक कोने में कह सकते हैं कि एक हम लोगों को सन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इनिशियली बहुत ज़्यादा हाई था। फिर वहाँ से सोलार सिस्टम की एमर्जेंस हुई, सोलार सिस्टम में फिर हमारा अर्थ, बहुत सारे प्लैनेट्स में से अर्थ, फिर उस पर लाइफ शुरू हुई। फिर इनिशियली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर बारिश हुई, बारिश होने के बाद टेम्परेचर एकदम कम तो नहीं हो गया बट थोड़ा सा कम हो गया। फिर दैट लीड्स टू एमर्जेंस ऑफ ओशन, एमर्जेंट ऑफ ओशन, रिवर्स। फिर वहाँ से पता चला कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। Complex compounds like proteins and nucleic acid may have from the over the long period from those simple compound. उसी simple compound से जो है organic और inorganic compound से जो है most complex compound जैसे कि proteins हो गया, nucleic acids हो गया, मे बी carbohydrates और भी बहुत सारे जो भी complex compounds है वो सब बनने लगे. First primitive type of cells may have been from the mixture of different type of organic and inorganic compound. जो इनिशियली पहला सेल जो बना हुआ होगा प्रिमिटिव टाइप का, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर से बना हुआ होगा. नंबर ऑफ दो सेल्स मे हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स. देयर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमंग दोज सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. अब यहाँ पर बोला है कि सेल जो बना, फिर इनिशियली वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई होगी. जब सेल का फॉर्मेशन हो गया तो अब और इवोल्यूशन और डेवलपमेंट के वजह से लाइफ भी एग्जिस्ट ऑफकोर्स हुई होगी. तो वहाँ से ही शुरुआत हुई. तो बहुत सारे जो हैं वो सेल्स बने होंगे बट नेचर के अकॉर्डिंग जो अडेप्ट कर लिया होगा, नेचर के साथ जो फिट हो गया होगा वही बचे होंगे, बाकी सब ख़त्म हो गए होंगे, पेरिश हो गए होंगे. At present, crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. अब इनिशियली अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एट प्रेजेंट दुनिया भर के बहुत सारे स्पीशीज़, इवन काउंट भी नहीं कर सकते इतने स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स के एज वेल एज एनिमल्स के प्रेजेंट है, जिनमें ह्यूज डाइवर्सिटी है. ऐसा नहीं कि आप दो स्पीशीज़ को भी ले लो उसमें भी कुछ सिमिलैरिटी होंगी, नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जो रिगार्डिंग शेप एज इन टर्म्स ऑफ शेप और कॉम्प्लेक्सिटी देखने मिल जाएगी. तो सोचो जहाँ से लाइफ का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी वहाँ से लाइफ शुरू होकर कहाँ ह्यूज डाइवर्सिटी तक पहुँच गई. एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेलुलर एमीबा एंड पैरामीशियम टू मेन एंड जायंट वेल. अब एनिमल डाइवर्सिटी स्पेसिफिकली बात करें तो यूनिसेलुलर, जैसे वी ऑल नो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसमें एक ही सेल प्रेजेंट है, और पैरामीशियम टू मेन और जायंट वेल जो मल्टी सेलुलर है. इनिशियली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पहले आए थे, मल्टी सेलुलर बाद में आए थे. ऑफकोर्स 1 पहले आएगा और 100 बाद में ही आएगा. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एमर्जेंस हुआ है. Then the plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. The life exists on earth everywhere from equator to both the poles. अब अगर हम लोग अर्थ का, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल भी नहीं थी,
जहाँ पर लाइफ पॉसिबल भी नहीं थी, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल भी नहीं थी वहाँ पर इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी देखने मिल गई। और हर एक पोल पकड़ लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं पर भी, इवन इक्वेटर पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organisms is accepted. बहुत हर जगह लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करने लगी, मे बी इट एयर, वाटर, लैंड, रॉक, कुछ भी होने दो। और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो एमर्जेंस उसका स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं वो पुट फॉरवर्ड की गई, लेकिन उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, इट इज़ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ इवोल्यूशन की थ्योरी। ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स में कैसे इवॉल्व किया, जैसे कि कहाँ से कहाँ लाइफ आ गई। जहाँ पर एक बिग बैंग थ्योरी की वजह से स्टार्ट हुआ था, वहाँ से सन का इमर्जेंस, वहाँ से सोलार नेबुला, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ एयर, प्रेशर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, टिल टुडे जो हम लोग वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर हम ह्यूमंस को बोला जाता है लाइफ, वहाँ वो कॉम्प्लेक्सिटी टच कर गई। सो इवोल्यूशन की थ्योरी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड theory of evolution. According to this theory, first living material, that is protoplasm, has been formed in the ocean. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से चलें या फिर इसकी बात करें तो इस थ्योरी के हिसाब से फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो कि प्रोटोप्लाज्म था, नाउ डेज, या फिर प्रोटोप्लाज्म इज़ एग्जैक्टली नथिंग बट न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अगर मैं साथ में रखूं तो दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द ओशन, तो वो ओशन से जो है वो एमर्जेंस हुआ है लाइफ का, सेल का, लिविंग मटेरियल का। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सेल रहता है उसका एमर्जेंस हो गया, पहले इनिशियली वो फॉर्म हो गया, ठीक है। ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड। अब वहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रियलाइज़ हुआ होगा कि यार मतलब ये जो एनवायरनमेंट में चल रहा है, नेचर में चल रहा है, मुझे उसके अकॉर्डिंग फिट होना है। सो एंड सो चीज़ें मुझसे नहीं हो पा रही हैं बट आई विल डू इट, मुझे उसको डेवलप करना पड़ेगा और फिर मुझे जो अचीव करना है मैं वो कर लूँगा। सो इट विल लीड टू, मेरा डेवलपमेंट होगा एंड दैट डेवलपमेंट लेड टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑल दोज चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल और दे वर एक्सट्रीमली स्लो। ऐसा नहीं कि कल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने सोचा कि यार ये डेवलपमेंट करना है तो आज हो गया, नहीं, इट टुक अ वास्ट टाइम and they were slow, extremely and gradual. Duration of all these changes is at most 300 crore years. Changes and development in living organisms had been all around and multidimensional, and this led to evolution of different type of organisms. Hence this overall process is called as evolution, which is organizational. Progressive development of plant and animal from the ancestors have different structural and functional organization is called evolution. बेसिकली इवोल्यूशन बता रहा है कि कैसे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज़ ग्रोन, सब ने डेवलपमेंट की है तब जाके वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दैट्स इट। एंड इवोल्यूशन के हम लोग आगे एविडेंसेस पढ़ने वाले हैं। सो हेयर कम्स दी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन की थ्योरी मैंने बताई, लेकिन अब एविडेंसेस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज
हर एक चीज़ सबूत मांगती है। मैंने तो बोल दिया कि एवोल्यूशन था, सो एंड सो स्टार फॉर्मेशन हुआ, नेबुला का फॉर्मेशन हुआ, बिग बैंग थ्योरी थी, लेकिन सामने वाला थोड़ी मानेगा कि मैं सच बोल रही हूँ, या फिर सो एंड सो टेक्स्ट बुक सच बोल रही है। सो वी हैव टू गिव देम प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी बात तो सही है। तो हम लोगों ने उसके लिए प्रूफ्स जो है हम लोग एविडेंसेस सामने रखेंगे एवोल्यूशन के हक में। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, फिर एनाटॉमिकल एविडेंस, देन वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर देयर, देन वी हैव पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, वी हैव कनेक्टिंग लिंक, embryological evidences, etc. So, collective thinking upon all the above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. However, it needs proof to prove it. Following are the various proofs available in the support of the theories mentioned above. अब जैसे कि बोला है कि इवोल्यूशन की थ्योरी मैंने बता दी, सो एंड सो था, ऐसे ऐसे फॉर्मेशन हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे फॉर्मेशन हुआ, उनका कैसे फॉर्मेशन हुआ। बट नाउ अब हमको एविडेंसेस प्रूफ करना है कि हाँ सच में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर से ही आए थे क्या, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उन लोगों का एमर्जेंस हुआ, कैसे लाइफ एग्जिस्ट कर दी, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, एंसेस्टर्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस आर नथिंग बट द इंटरनल वंस, एक्सटर्नल एविडेंसेस। एक्सटर्नल एविडेंसेस मतलब हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे। सो वी हैव एन एक्टिविटी, ट्राई दिस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन गिवन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। अगर हम लोग ये पिक्चर्स को देखें ध्यान से, सो इसमें हम लोगों को सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है। सो फर्स्ट केस में ये तीनों अलग एनिमल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सिमिलैरिटी नहीं हुई, तो डिफरेंस हो गया। तो सिमिलैरिटी में यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो एयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब एयर पिना है एट द एंड ऑफ द ईयर, समवॉट लाइक सेम, ऑलमोस्ट सेम है। देन वी हैव दी नॉस्ट्रल्स का पोजीशन जो है वो एकदम सेंटर पे है फेस के। देन वी हैव ऑल्सो दिस आइज, इनके आइज का भी समवॉट पोजीशन नहीं बोल सकते बट दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, रिजेम्बलेंस है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज़, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग different animals, they have morphological similarity, they are morphologically similar. Moving on further, we have next example, animals का हो गया। प्लांट का देखेंगे कि अगर हम लोग इन पिक्चर्स को कंपेयर करें और इनमें सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करें, तो ये तीनों अलग अलग प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, बट हम लोग अगर इनकी लीफ की बात करें तो उनका शेप मैं बोल सकती हूँ सेम है, शेप नहीं तो वेनेशन सेम है। दीज लाइंस, वेनेशन इज़ नथिंग बट ये मेरा लीफ है, सपोज़ ये जो लाइन्स ऐसे जा रही हैं, ये वाली लाइन्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सो दीज आर वेनेशंस, ये सेम है, वेनेशंस तो डेफिनेटली सेम है। अब यहाँ पर पेटियोल हमको दिखने मिलेगा कि नहीं क्लियरली, आई डोंट नो। पेटियोल पहली पिक्चर में क्लियर है बट नॉट on the second one, third one as well. So petiole is nothing but ख़त्म होते होते एक आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा लीफ ख़त्म होते होते। सो दिस इज़ नथिंग बट पेटियोल, बहुत पतला सा होता है ऐसे डंडी टाइप। सो दिस इज़ पेटियोल। तो इनका वेनेशन सेम है, इनका शेप सेम है, इनकी पेटियोल सेम है। So various similarities like the structure of mouth, the position of eye, structure of nostrils and ear pinna, and they are thickly distributed hairs on the body are seen in animals, whereas similarity in characters like the leaf shape, the leaf venation, the leaf petiole, etc. occur in case of plants. This indicates that there are some similarities in those groups, and hence it proves that their origin must be same and they must have common ancestor. अब इसका मतलब क्या है
कि चलो मैंने बोल दिया कि इनकी आइज़ का पोजीशन सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है नॉस्ट्रल्स का, इनका ईयर पिना सेम है, हाँ, और इनके हेयर पे जो है वो बॉडी पे जो है हेयर्स प्रेजेंट है। फिर मैंने प्लांट्स को कंपेयर कर दिया, मैंने बोला इनका लीफ का वेनेशन सेम है, इनका पेट्योल का स्ट्रक्चर सेम है, इनका शेप सेम है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? ये सब इंडिकेट करता है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़, ये जो हैं उनका क्या मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर है। इसका मतलब कि दे माइट हैव कॉमन एंसेस्टर, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन होंगे, इनका ओरिजिन जो है वो ये दिखाता है कि ये सेम ओरिजिन से हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट दी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज़ एनाटॉमिकल एविडेंसेस। जैसे कि हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस की बात की तो एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोगों ने कवर किया। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। If you carefully observe the pictures, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, cat's foreleg, flipper of whale, and patagium of bat. Now, exactly what these are. First example लिया human hand. You can consider your own hand as an example. यहाँ पे फोटो भी दी गई है कि ह्यूमन हैंड, ये जो फर्स्ट फोटो है, पिक्चर है ह्यूमन हैंड। सेकेंड है कैट्स फोरलेग, हमारी कैट का पैर, हाथ, जो भी बोलो। फ्लिपर ऑफ वेल, वेल के फ्लिपर्स जो स्विमिंग के टाइम, दीज आर नॉट फ्लिपर ऑफ वेल, दीज आर द फ्लिपर ऑफ वेल जो स्विमिंग के टाइम हेल्प करते हैं। एंड द पेटाजियम ऑफ बैट, विंग्स बैट के बेसिकली। सिमिलरली यूज़ ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं दिख रही हैं। ये ह्यूमन हैंड अलग दिख रहा है, ये कैट्स फोरलेग अलग दिख रहा है, बैट का पेटेजियम और वेल के फ्लिपर में कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं है। और प्लस इनका जो है फंक्शन भी अलग अलग है। ह्यूमन हैंड हम लोग लिखने के लिए यूज़ करेंगे और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। कैट्स फोरलेग वो चलने के लिए यूज़ करेगी, टू अटैक उसके लिए यूज़ करेगी। पेटाजियम ऑफ बैट वो फ्लाई करने के लिए यूज़ करेगा एंड एज वेल एज एट द सेम टाइम वेल जो है वो स्विमिंग करने के लिए यूज़ करेगी अपने फ्लिपर्स को। सो अब तो इनमें रिजेम्बलेंस है क्या एग्जैक्टली, एविडेंसेस मुझे मिल क्या रहे हैं। हाउएवर देयर इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स। बट अगर आप जॉइंट्स का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे, हाउ दे आर जॉइंट, तो उनमें आपको जो है वो सिमिलैरिटीज़ डेफिनेटली दिखाई देने वाली है। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट दैट दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर। अब ये बताता है कि ये एनिमल जो हैं इनके कॉमन एंसेस्टर होंगे। क्या? एनाटॉमिकल एविडेंसेस कि इनका जो यहाँ पर जो बोन का स्ट्रक्चर है जॉइंट का, दिस इंडिकेट्स दैट दे माइट हैव कॉमन एंसेस्टर। तो हम लोगों ने दो एविडेंसेस को कंप्लीट कर लिया है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मूविंग ऑन फर्दर विद द वेस्टिजियल ऑर्गन। So here comes the vestigial organ. The degenerated or the underdeveloped, useless organs of organisms are known as vestigial organs. Degenerate मतलब वो organs जो या फिर वो चीज़ जो कि अब यूज़फुल नहीं है, degenerate हो चुकी है। और underdeveloped मतलब अब वो डेवलपमेंट भी नहीं दिखाती, थक गई है बेचारी, रेस्ट पे है, यूज़लेस, कोई काम की नहीं है एकदम। Organs of organisms are known as vestigial organs. So those organs are known as vestigial organs, एकदम बेकार, useless. In living organisms, sudden development of new tissues or organs for living in changing environment is not possible. But living organisms के लिए अगर sudden development हो गया, कोई भी चीज़ अचानक से जब develop हो गई, कोई भी tissue हो गया, may it be organ, for living in changing environment is not possible. सो अडेप्ट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, इसलिए जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है वो चेंजेस करने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन। हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन may become useless or even harmful. Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर सो एंड सो मेरे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है
तो उसके हिसाब से मुझे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मेरी बॉडी भी, मैं अडेप्ट कर रही हूँ इन अ सेंस, मेरी बॉडी अडेप्ट कर रही है, मेरे ऑर्गन्स अडेप्ट कर रहे हैं, मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर अडेप्ट कर रहा है। सो द सेम अप्लाइज हेयर। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर्स, और कई हज़ारों साल लग जाते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन हमारे बॉडी में, मेड भी ऑर्गन या फिर कुछ और चीज़, उसको डिसअपियर होने में कई साल लग जाते हैं। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल। लेकिन देखेंगे कि वो ऑर्गन जो है वो सेकेंड एनिमल या फिर कोई अदर एनिमल में यूज़फुल है। Such organ, though non-functional in certain organism, it may be functional in other organism. It is not vestigial in other organism. कोई चीज़ है जो हमारे लिए काम की नहीं है, बट हाँ हम देख रहे हैं कि वो दूसरे के लिए काम आ रही है। हमारे लिए वो तरीका काम नहीं आ रहा है, बट हाँ वो दूसरे के लिए काम आ रहा है, सामने वाले के लिए। सो दिस इज़ नथिंग बट वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन भी वही है कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, बेकार चीज़ है, बट अब उसने काम करना छोड़ दिया, थक गया वो बेचारा, लेकिन सामने वाले किसी और एनिमल के लिए या फिर किसी और स्पीशीज़ के लिए वो बेनिफिशियल है। सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स क्या हैं। अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन, इट इज़ यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन ह्यूमनिट्स। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर इवोल्यूशन स्टार्ट करने के पहले कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें देखा कि अपेंडिक्स का क्या रोल है। अपेंडिक्स हमारे एंसेस्टर्स जब अनकुक्ड फूड खाते थे तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स बहुत यूज़फुल था। बट नाउ अब हम लोग घास फूस नहीं खाते, अब हम लोग अच्छे से पका कर खाना खाते हैं, इसलिए अपेंडिक्स जो है हमारे लिए अब यूज़लेस हो चुका है। इट इज़ यूज़फुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स सच एज काऊ। काऊ जो ग्रास पे डिपेंडेंट है, घास खाती है, सॉरी, उसमें ये अपेंडिक्स जो है वो फुल्ली फंक्शनल होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना के जो मसल्स हैं हमारे लिए जो है वो यूज़लेस हैं, बट दे आर यूज़फुल इन मंकीज़ फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। मंकीज़ में या फिर कोई अदर एनिमल्स में, फॉर एग्जांपल कैट आवाज़ें सुनने के लिए ईयर पिन्ना इज़ वेरी क्रूशियल। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, कॉकिक्स। टेल बोन जो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिखाया गया है, दिस वन, दिस वन इज़ द टेल बोन। सो टेल बोन या फिर कॉकिक्स जिसको दूसरा नाम है, वो हमारे लिए वेस्टिजियल है। मंकीज़ में बिकॉज वहाँ से टेल का एमर्जेंस ग्रोथ होता है, इसलिए इट इज़ बेनिफिशियल। विजडम टीथ, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, विजडम टीथ वो भी हमारे रूमिनेंट्स हर्बीवोर्स में काम आते थे, एंसेस्टर्स के लिए काम आते थे, खाना चबाने के लिए, अनकुक्ड फूड। बट नाउअडेज़ हम लोगों ने वो हैबिट छोड़ दी है, इसलिए विजडम टीथ ने भी अपनी वो आदत छोड़ दी है। एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। बॉडी हेयर्स भी मोस्टली आजकल देखने मिलते हैं, बट धीरे धीरे दे विल ऑल्सो पेरिश बिकॉज उनका कोई मेजर रोल नहीं है। हाँ एनिमल्स में वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ठंडी या फिर कोई अदर चीज़ से वो बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बट नाउअडेज़ ह्यूमन के केस में आई थिंक दे विल ऑल्सो गेट पेरिश्ड आफ्टर some generation. So these are about the examples of vestigial organs. So we are moving on further with the fourth evidence, that is paleontological evidence. Paleontological evidences are nothing but the proofs regarding the fossils. A question may arise in your mind that which organisms existed million of years ago. How can we tell this? Now this secret has been hidden in the earth. Large number of organisms get buried due to disaster like flood, earthquake, volcano. Remnants and impression of such organisms remain preserved underground. These are known as fossils. Study of fossils is an important aspect of study of evolution. अब यहाँ पर बोला है पैलियोंटोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल what exactly is paleontology? Paleontology is nothing but the study of fossils. जब हम लोग फॉसिल्स की स्टडी के बारे में बात करते हैं तो पैलियोंटोलॉजी उसे कहते हैं. सो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम लोग फॉसिल्स का जो एविडेंस है, प्रूफ कैसे उसने इवोल्यूशन में हेल्प की, वो देखने वाले हैं. सो हमको लगता होगा कि यार जैसे अभी हम लोग को डायनासोर के बारे में पता चला, हम लोगों को डायनासोर के बारे में थ्रू टेलीविज़न, थ्रू मोबाइल फ़ोन्स पता चला होगा, बट जिनको एक्चुअली वो पता चला
उनको कैसे पता चला होगा? थ्रू म्यूज़ियम्स, थ्रू फॉसिल्स। सो अगर कहीं पर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर कोई अदर कैलामिटी हो गई, नेचुरल कैलामिटी, उसके वजह से जो एन नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होने दो, उनका जो रेमिनेंट मतलब बचा कुचा और इम्प्रेशन वहाँ रह जाता है उस ज़मीन पर अंडरग्राउंड, फिर वो प्रिजर्व हो जाता है, मतलब वहीं रह जाता है। और जब कोई वहाँ अपनी जाकर रहेगा तो उसको पता चलेगा कि सो एंड सो एनिमल एग्जिस्टेड एंड सो बिलियन ईयर्स अगो या फिर मिलियन ईयर्स अगो। अब वो कैसे पता चलता है? सो उसके लिए कार्बन डेटिंग मेथड है, आगे पैरा में हम लोग उसको कवर करने वाले। सो दीज आर नोन एज फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेसिकली हमको बता रहा है कि कैसे ग्रेजुअली हम लोगों ने डेवलप किया है। तो हेयर कम्स द फॉसिल, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि कैसे वो बता रहा है कि हम लोगों ने एक्चुअली में डेवलपमेंट किया है। नाउ कम्स द कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 अकर कंटिन्यूसली। जब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट की डेथ होती है, उसके बाद से ये जो डिकेइंग प्रोसेस है, अब उसके बॉडी में डिकेइंग होने, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब जो हैं उनको खाने लगेंगे और डिकेइंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। कार्बन 14, in case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. C12 जो है वो इट इज़ नॉन रेडियोएक्टिव और रेडिएशंस नहीं छोड़ता। सो C12 बीइंग नॉन रेडियोएक्टिव, C14 और C12 का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज होता रहेगा। द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल, it can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body. ये पढ़ने में easy लगता है but it's not an easy task. We have to literally find out कि कितने मिलियन, कितने बिलियन या फिर कितने दिन का ये जो फॉसिल है उसका एज क्या है। सो दिस इज़ नोन एज कार्बन डेटिंग मेथड। इसको कार्बन डेटिंग मेथड बोला गया है। It is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts. ये कार्बन डेटिंग का मेथड जो है पेलियोंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी में, एंथ्रोपोलॉजी यानी ये हिस्ट्री सोशल साइंस का टर्म है, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि पेलियोंटोलॉजी एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स की पर्टिकुलर फॉसिल जो मुझे ज़मीन के नीचे मिला है ये कितने साल पुराना है। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अगर मुझे कोई सो एंड सो पेपर मिलता है जिसके ऊपर ऐसी कोई लैंग्वेज लिखी है जिससे मैं फेमिलियर नहीं हूँ या फिर ये बहुत यूनिक लैंग्वेज है या फिर मुझे वो बहुत पुराना लग रहा है, तो पेपर एक्चुअली पुराना है या फिर किसी ने ऐसे ही लिख कर डाल दिया है, तो वो चेक करने का काम जो है वो पता चल जाएगा। तो कार्बन डेटिंग मेथड होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट रोल in paleontology and anthropology in this way. Once the age of fossil being determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrate. अब यहीं से पता चला कि जो vertebrates हैं, vertebrate जो हैं वो slowly कहाँ से originate हुए हैं? invertebrates. तो हम लोगों ने paleontological evidences भी complete कर लिया है. So we can see एक टेबल दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, लेट अस कवर दैट. कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ नेचुरली अकरिंग C14 and it is developed by Willard Libby. He has been awarded with the Nobel Prize for this invention in 1960. The age of the materials determined by this method are published in the journal Radiocarbon. So यहाँ पे साइंटिस्ट जिन्होंने विलियर्ड लिबी, जिन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड जो है वो इन्वेंट किया था, रेडियोएक्टिव डीके ऑफ नेचुरली अकिंग कार्बन 14 जो नेचुरली बॉडी में दिखता है वो उसके रेडियोएक्टिव मतलब रेडियोएक्टिव वो रेडिएशंस बाहर एमिट करेगा, तो उसके डिकेइंग के हिसाब से कैसे हम लोगों ने एज कैलकुलेट करनी है फॉसिल्स की, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस इन्वेंशन के लिए. कनेक्टिंग लिंक्स, मूविंग ऑन फर्दर विद द फिफ्थ evidence, we have connecting link. Observe and discuss. Observe the following pictures and discuss the characters observed. So हमको यहाँ पे पहली पिक्चर डकबिल प्लेटिपस की दिख रही है. दिस इज़ द फर्स्ट वन.
नेक्स्ट है हमारी लंग फिश और तीसरा है हमारा पेरिपेटस। अब यहाँ पर बोला है ऑब्ज़र्व करना है हमको सारी पिक्चर्स को और डिस्कस करना है कि क्या कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं। सो अगर हम लोग ये डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ते हैं तो हमको इससे हेल्प मिलेगी एज कंपेरेटिव स्टडी करने की। सो मूविंग ऑन फर्दर विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक्सटर्नल फीचर्स दिखाते हैं कि हमको देख के समझ में आ जाएगा, अरे ये तो उसकी जैसे दिख रहा है, ये तो उसके जैसे दिख रहा है, बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक्स। एज द टर्म सजेस्ट इटसेल्फ कि कनेक्टिंग लिंक्स कनेक्ट करना। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे किसी एक ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी एक चीज़ को दो अलग चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ रिजेम्बलेंस है दोनों जैसा, इसलिए हम लोग उसको कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पेरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पेरिपेटस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये जो लास्ट मेरा थर्ड एग्जाम्पल था पेरिपेटस, थर्ड पिक्चर में कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, इसके बॉडी में मुझे ऐसे 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 सेगमेंट्स दिख रहे हैं। यस, थिन क्यूटिकल एंड इसकी जो क्यूटिकल दैट इज स्किन जो है वो थिन पतली है, एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पैरापोडिया ऑर्गन्स इज नथिंग बट वो उसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा, चलने फिरने में हेल्प करेगा। Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to arthropods। और ये आर्थ्रोपोड्स के जैसे ट्रेकिया से रेस्पायर करते हैं और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन टाइप का है। सिंगल सॉरी आई थिंक वॉइस नहीं आ रही थी। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग का सिंगल सर्कुलेशन होने वाला है, सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स। दिस इंडिकेट दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये दिखाता है कि जो पेरिपेटस है वो कनेक्टिंग लिंक है, वो कनेक्ट कर रहा है किस दो ग्रुप को, एनेलिड्स को और आर्थ्रोपोड्स को, क्योंकि उसके पास एनेलिड्स के जैसे भी फीचर्स हैं और आर्थ्रोपोड्स के जैसे भी फीचर हैं, इसलिए मैंने बोल दिया कि पेरिपेटस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है एनेलिड्स का और आर्थ्रोपोड्स का। सिमिलरली डक बिल प्लेटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल। अब अगर हम लोग डक बिल प्लेटिपस की बात करें, दिस इज़ द फर्स्ट वन, डक बिल प्लेटिपस। अगर हम लोग डक बिल प्लेटिपस की बात करें तो वो जब एग्स ले करता है तो वो रेप्टाइल्स के जैसे होते हैं, मतलब रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक है, रेप्टाइल जो है वो एग ले करते हैं, इसलिए बोल दिया कि डक बिल प्लेटिपस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक उसका रेप्टाइल हो गया। बट शो रिलेशनशिप विथ मैमल्स टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर। लेकिन इसके पास तो मेमोरी ग्लैंड्स भी है, डिस्पाइट बीइंग मेमोरी ग्लैंड्स होने के बावजूद ये एग्स ले कर रहा है, तो फिर और इसके पास हेयर्स भी प्रेजेंट है एज लाइक मैमल्स, इसलिए जो है ये कनेक्टिंग लिंक हो गया बिटवीन द मैमल्स as well as that of reptiles. Lungfish perform respiration with lungs. Lungfish क्योंकि इसका नाम है lungfish, तो ये lungs जो है वो irrespective of being fish, fish के पास गिल्स होते हैं बट इसके पास lungs है रेस्पायर करने के लिए। These examples indicate that mammals are evolved from reptile and amphibian from fishes. So ये example indicate करता है कि mammals जो हैं वो भी कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, reptiles, amphibians from fishes। मतलब बेसिकली फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड देन मैमल्स, ऐसा अगर हम लोग क्रोनोलॉजी देखने जाए तो ऐसी होगी। सो कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। एक और एग्जांपल है कनेक्टिंग लिंक का जो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, आर्कियोप्टेरिक्स, जो एव्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स एव्स और रेप्टाइल्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब दिखाता है दोनों की तरह, इसलिए वो कनेक्टिंग लिंक है एव्स और रेप्टाइल्स का। और अभी भी रिसर्च बहुत सारी चालू हैं कि वो और मतलब फर्दर रिसर्च हो रही है कि आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में और पता चले, और मोस्टली वो एव्स जैसा ज़्यादा रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। सो दैट्स एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मूविंग ऑन फर्दर विद द
Next one, embryological evidences. Comparative study of embryonic developmental stages of various vertebrate given in the picture shows that all embryos show extreme similarity during initial stages and those similarities decrease gradually. Similarities in initial stages indicate that common origin of all these animals. अब हम लोग ये पिक्चर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो हम लोग को देखना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है बेसिकली. तो यहाँ पर हम लोग अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को डिफरेंट एम्ब्रियोज़ दिखाई दे रहे हैं. एम्ब्रियोज़ ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस. तो फर्स्ट स्टेज में एम्ब्रियो ऐसा दिखेगा, सेकेंड स्टेज में ऐसा दिखेगा एंड थर्ड स्टेज में ऐसा दिखने वाला है. पहला फिश का है सेलेमेंडर, देन वी हैव टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काऊ, रैबिट एंड मेन. अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड स्टेज को देखेंगे या फिर हम लोग डायरेक्टली थर्ड स्टेज को देखते हैं कि हाउ द ऑफस्प्रिंग लुक लाइक, तो यहाँ पर सब अलग अलग दिख रहे हैं. सबकी हम लोग मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं, सब अलग अलग दिख रहे हैं. सेकेंड स्टेज पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत किसी ऑर्गेनिजम्स पे जैसे फ़िश और सेलेमेंडर में दिख रहा है रिजेम्बलेंस, टॉर्टोइज और चिकन में थोड़ा बहुत दिख रहा है, देन रैबिट मेन में, पिग काऊ में, सो थोड़ा रिजेम्बलेंस दिख रहा है. लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे जाएंगे दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी पे, एम्ब्रियो पे, तो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को सिमिलैरिटीज़ या रिजेम्बलेंस जो है वो देखने मिल रहे हैं आपस में, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहने दो. सो दिस इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कि एम्ब्रियो जो है स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज सबका सेम होने वाला है. तो इससे पता चलता है कि ये दे माइट हैव कॉमन एंसेस्टर अगेन. सो यहीं पर हम लोगों ने सारे एविडेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं. मूविंग ऑन फर्दर विद द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published a theory of natural selection which preaches the survival of the fittest. चार्ल्स डार्विन का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, बिकॉज जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, अभी तो ये बहुत छोटे पैरा में ख़त्म कर दिया है, बट इसका बहुत ही ज़्यादा आगे है. इफ़ यू वांट टू गो एंड स्टडी फर्दर तो बहुत ही ज़्यादा वाइड अभी इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो चार्ल्स डार्विन हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजी. सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी यहाँ पे दी गई है नेचुरल सिलेक्शन की, कि जो एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल या फिर फिट है वो रह जाएगा, बाकी सब ख़त्म हो जाएंगे. फॉर दिस पर्पज़ डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और इन्होंने बुक भी पब्लिश की थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की, हाउ एग्जैक्टली स्पीशीज़ का ओरिजिन टेक्स प्लेस. वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, जब इन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, ऑल द ऑर्गेनिजम्स compete विद ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर. बेसिकली हम लोग कंपटीशन करते हैं नाउ डेज़ में. हम लोग देखेंगे कि कंपटीशन चालू है, हम लोग एक दूसरे से बेटर होने के लिए सब कुछ करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी कि ऑर्गेनिज़म जो है वो कंटिन्यूसली compete करने वाला है एक दूसरे से. जो कंपटीशन में आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा, बेसिकली ऐसे ही कहते हैं. In this competition, only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition. For example, एक so and so competition. Let's take an example of a particular competition. एक competition हो रहा है. For example, हैंड राइटिंग का कंपटीशन है या फिर कोई ड्राइंग कंपटीशन है. लेट्स से कि कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन है. तो एक स्टूडेंट है ए या फिर एक इंडिविजुअल है, मैं कहूँगी ए और बी. तो ए जो है वो उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है और बी का स्पोर्ट्स अच्छा है, तो फिर ए जो है वो ऑफ कोर्स हैंड राइटिंग वाले में जीत जाएगा एंड बी जो है वो स्पोर्ट्स वाले में जीत जाएगा. सो जिसमें जो अच्छा है वो उसको जीतना पड़ेगा. बट इट कम सी, जो दोनों में अच्छा है, जब सी आ जाएगा जो दोनों में अच्छा है तो बेसिकली वही जीतने वाला है. सो दिस इज़ नथिंग बट विनिंग द कॉम्पिटिशन, क्योंकि उसने अपने आप को अडेप्ट, उसने प्रैक्टिस की होगी, अडेप्टेशन किया होगा, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करके वो अभी जीत जाएगा कंपटीशन. सो दिस इज़ नथिंग बट द अडेप्टेशन. तो यहाँ पे डार्विन की थ्योरी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी सेम बता रही है कि जब भी कंपटीशन चलेगा ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जब तक लाइफ है ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होने वाला है. जो सस्टेन कर लेगा, जो मॉडिफिकेशन कर लेगा, जो अपने आप को डेवलप कर लेगा,
अडेप्ट कर लेगा नेचर के अकॉर्डिंग, वो जीत जाएगा. However, beside this, natural selection also plays an important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. एंड यहाँ पर बोला गया कि नेचर भी उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करता है जो फिट हैं, फिट टू लिव, मतलब अडाप्टेशन करने के लिए तैयार हैं, सस्टेनेंस के लिए तैयार है, डेवलपमेंटल तरीके से डेवलपमेंटल चेंजेस लाने के लिए तैयार है. सो नेचर ओनली सिलेक्ट दोज ऑर्गेनिजम्स, और बाकी सब ख़त्म होने वाले हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला. Sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. जो पेरिश हो गए उनका तो कुछ हुआ ही नहीं, और जो रह गए वो भी क्या करने वाले हैं, अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड देयरबाय उनके न्यू स्पीशीज़ जो है वो एमर्ज होंगे. डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. और जब ये थ्योरी जो है पुट फॉरवर्ड की गई थी बाय चार्ल्स डार्विन, सो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय के लिए इसको एक्सेप्ट किया गया था. हाउएवर सम ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट द थ्योरी. लेकिन फिर जो है इस थ्योरी के अगेंस्ट भी कुछ लोग चले गए. सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. अब ये जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की बेसिकली इवोल्यूशन के सपोर्ट में आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने अगेंस्ट जाकर बोल दिया कि दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन ही खाली नहीं हो रहा है, मतलब देर आर वेरियस एस्पेक्ट. तो नेचुरल सिलेक्शन को ही पकड़कर उसी के बारे में बोलना इट इज़ नॉट, या फिर इसकी थ्योरी जो है वो जेन्युइन नहीं लगी. सो ये ड्रॉबैक था. डार्विन डिडंट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूज़फुल एंड यूज़लेस मॉडिफिकेशन. जैसे इवोल्यूशन में देखा था एक वेस्टिजियल ऑर्गन, हम लोगों ने टॉपिक एविडेंसेस कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स यूज़फुल और यूज़लेस कैसे हम लोगों ने हर्बीवोर से शिफ्ट किया कुक्ड फूड में टोटली, कैसे हमको बॉडी हेयर्स की ज़रूरत नहीं है, कैसे हम लोग अपना प्रोटेक्शन क्लोथ्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रोटेक्शन क्लोथ्स से कर रहे हैं और एनिमल जो है वो अपना हेयर से कर रहे हैं. सो कैसे हम लोगों ने अडेप्ट किया, लेकिन यूज़फुल और यूज़लेस मॉडिफिकेशन का कुछ यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया. देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस. स्लो चेंजेस कैसे कैसे धीरे धीरे आए. इन्होंने बोला कि इंसान, या फिर मैं इंसान नहीं कहूँगी, ऑर्गेनिज़म जो है वो डेवलप करे, ऑर्गेनिज़म जो है वो सस्टेन करे, अडेप्ट करे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कैसे, कितना, मतलब टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया. स्लो चेंज है कि फास्ट चेंज है, ये सब कुछ नहीं बताया. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शन, डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन. लेकिन स्टिल अगर हम लोग ये टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली एक माइलस्टोन है ये थ्योरी. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 to 1882. This English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor. He proposed that principle of natural selection is responsible for this evolution. So basically Charles Darwin ने जो है सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी इवोल्यूशन के प्रूफ में दी थी, इवोल्यूशन के सपोर्ट में दी थी, जो कि काफ़ी टाइम तक एक्सेप्टेड होने के बावजूद वो उसके ड्रॉबैक्स थे, बट इट हैज़ बीन अ माइलस्टोन. तो हम लोग अपना चैप्टर यहाँ पर फ़िलहाल के लिए ये लेक्चर जो है एंड करते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़.